हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेंद्र पुनः स्वागत करता हूं आपका इस श्री अग्रसेन बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए बच्चों, आज कुछ थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बाहर बारिश हो रही है लगभग शाम से ही, तो थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बना है, क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं कि ये मौसम हमारे जैविक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इसी क्रम में आगे आज हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि कोशिका भित्ति क्या है, किसकी बनी होती है, कहाँ पाई जाती है, इसका रासायनिक संगठन क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है, और इसका महत्व क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब कोशिका की खोज हुई थी, वह कोशिका की खोज एक मृत कोशिका के रूप में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 के अंतर्गत। तो बाद में पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की या मृत कोशिका की जो खोज की थी, वह वास्तविक रूप में जो है क्या थी, केवल कोशिका भित्ति थी। ठीक है, तो इसलिए जो कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय जो है किसको जाता है बच्चों, रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका भित्ति की खोज की गई थी। अब बात करते हैं इसके आगे कि देखो बच्चों, हम जैसा कि जानते हैं कि कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका व कवक कोशिका, ठीक है, पादप कोशिका व कवक कोशिका के एक सबसे बाहरी आवरण के रूप में, एक निर्जीव कठोर आवरण के रूप में पाई जाती है। क्या लिख रहे हैं बच्चों हम कि कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका व कवक कोशिका के सबसे बाहरी निर्जीव आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ये एक इसके सामान्य बात है। ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, ये सबसे बाहरी एक निर्जीव आवरण के रूप में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ये जो जो कोशिका भित्ति है, यह है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में इसका संगठन थोड़ा सा भिन्न होता है तुलनात्मक कवक कोशिका के। तो देखिए बच्चों, पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन पदार्थ, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन पदार्थ, ठीक है, कुछ मात्रा में प्रोटीन, लिपिड्स व जल, ये इसका एक तरह से संगठन होता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो हमारी कवक कोशिकाएं होती हैं, उन कवक कोशिकाओं के अंतर्गत क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है।
ठीक है। तो ये काइटिन जो है वह पादप कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, यह किसके अंतर्गत पाया जाता है, केवल कवक कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों बात एक थोड़ी सी और मैं यहां पर बता देता हूं कि देखिए सेलुलोज, हेमीसेलुलोज रासायनिक प्रकृति से ये क्या है। रासायनिक प्रकृति से बच्चों ये पॉलीसैकेराइड है। क्या है बच्चों, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज आप जानते हैं, सेलुलोज जो है यह एक प्रकार का क्या होता है, जटिल पॉलीसैकेराइड होता है। और इस जटिल पॉलीसैकेराइड का पाचन करने की क्षमता जो है हमारे कौन, जो मवेशी होती हैं, गाय भैंस, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं मूल रूप से, उनके अंतर्गत ही इसको पचाने की क्षमता पाई जाती है, जबकि हम मनुष्य के अंतर्गत इसको पचाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो केवल हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। इट मींस एक प्रकार के ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समझ में आई क्या बात, ठीक है। और जो काइटिन है यह भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीसैकेराइड ही होता है। इट मींस कोशिका भित्ति के निर्माण में जो एक मुख्य संघटक के रूप में है वह क्या है, पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। इट मींस एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया यहां पर कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है या किससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है क्या। अब देखिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि यहां इसके थोड़ा सा रासायनिक संगठन की प्रतिशतता के बारे में बात कर लें कि देखिए बच्चों मैंने यहां पर लिखा था कि जो कोशिका भित्ति होती है उस कोशिका भित्ति के अंतर्गत जल पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है। तो ये कितनी प्रतिशतता में पाए जाते हैं, अर्थात कितनी प्रतिशतता में मिलकर ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, अर्थात इनका संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन क्या होता है। तो एक तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रासायनिक संगठन। कोशिका भित्ति का क्या, रासायनिक संगठन। तो कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन के अंतर्गत जल की मात्रा यहाँ 30 से 60% तक पाई जाती है। ये कम और अधिक अलग अलग पादप प्रजातियों के अंतर्गत होती है। इसके बाद हम बात करें क्या, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है बच्चों ये आपके 20 से 40%, ये सभी जो आंकड़े हैं ये बच्चों क्या होते हैं, लगभग होते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे हर पादप प्रजाति के अंतर्गत वैरी करते हैं, विविधता व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज लगभग 20 से 40%, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज जो है हमारा ये पाया जाता है बच्चों आपके 5 से 15% के रूप में। किस प्रतिशतता में, 5 से 15% के रूप में। इसके बाद है बच्चों पैक्टिन पदार्थ, ठीक है। तो पैक्टिन पदार्थ जो है वे लगभग 2.8% के रूप में। इसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन लगभग जो है बच्चों इसके अंतर्गत 1 से 2% के रूप में। और ये प्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं बच्चों, किस रूप में होते हैं, ये तंतु के रूप में होते हैं। इसके बाद जैसे कि हम बात करें लिपिड्स के रूप में, तो लिपिड जो है वे 0.5 से लेकर 3.0% तक जो है लिपिड्स इसके रासायनिक संगठन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन हुआ, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, निर्जीव स्तर है या सजीव स्तर है, किससे मिलकर बनी हुई होती है और इसका रासायनिक संगठन क्या है, इन बातों पर हमने चर्चा। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो देखिए बच्चों आखिर इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अब हम चल रहे हैं आगे टॉपिक पर, कोशिका भित्ति की संरचना।
कोशिका भित्ति की संरचना। तो देखिए बच्चों, कोशिका भित्ति की संरचना को हम यहां पर इन डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। तो यहां पर बच्चों मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, एक चित्र बनाया है, और इस चित्र के अंतर्गत केवल मैंने यहां पर एक पादप कोशिका को व्यक्त किया है। समझ में आई क्या बात? अब देखिए, एक पादप कोशिका को व्यक्त किया है, इट मींस अन्य जो पादप कोशिकाएं हैं वे किस प्रकार से पाई जाएंगी। तो देखिए बच्चों, यहां पर जैसे कि ये एक कोशिका है, तो यहां पर इधर कौन सी अगली कोशिका होगी बच्चों? आई क्या बात समझ में? इस प्रकार से क्लियर। ऐसे ऐसे ही इधर इससे ही सटी हुई यहां पर कोई अन्य कोशिका होगी बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे से इस प्रकार से षटकोणीय या अष्टकोणीय या गोलाकार अलग अलग आकृति के अंतर्गत एक दूसरे से सटे हुए रूप में, एक दूसरे से क्या सटे हुई अवस्था के रूप में कोशिका पाई जाती हैं। आई क्या बात समझ में? तो उनमें से हम यहाँ इसकी संरचना को समझने के लिए केवल एक कोशिका के चित्र को यहाँ पर समझते हैं। आई क्या बात समझ में? ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि एक कोशिका के अंतर्गत यह कोशिका भित्ति किस प्रकार से पाई जाती है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी कोशिका भित्ति है बच्चों, यह कोशिका भित्ति 4 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। कितने स्तरों से? 4 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के स्तर, ठीक है। तो कोशिका भित्ति के स्तर में सबसे पहले नाम आता है मिडिल लैमिला, मध्य पटलिका। मिडिल लैमिला, मध्य पटलिका। दूसरा स्तर है इसमें प्राइमरी सेल वॉल, इट मीन्स प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राइमरी सेल वॉल, इट मीन्स प्राथमिक कोशिका भित्ति। ये इसके बाद तीसरा इस तरह है सेकेंडरी सेल वॉल, इट मीन्स द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, द्वितीयक कोशिका भित्ति। यह द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है बच्चों 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम S1, S2 और S3 से व्यक्त करते हैं। इसके बाद चौथा स्तर टर्टरी सेल वॉल, इट मीन्स तृतीयक कोशिका भित्ति। तो इस प्रकार से यहां पर ये 4 कोशिका भित्ति के स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। तो तृतीय कोशिका भित्ति तक ये टोटल हमारे कितने स्तर हो गए? 4 स्तर हो गए। तो किस रूप में होते हैं, किस तरह से होते हैं? तो देखिए बच्चों, पहला है हमारा मिडिल लैमिला। तो मिडिल मतलब मध्य। तो मिडिल लैमिला एक कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली एक क्या होती है बच्चों? परत होती है। क्या होती है? एक परत होती है, ठीक है, जो कि एक कोशिका अर्थात 2 कोशिका के बीच में
पाई जाती है। जैसे कि ये माना कि एक कोशिका है और ये कोई दूसरी कोशिका है, इस प्रकार से, तो इनके बीच यहां एक परत के रूप में पाई जाती है जो कि इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है और दो कोशिका के बीच में पाई जाती है, इसलिए या मध्य में पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मध्य पटलिका कहते हैं। समझ में आई क्या बात? मध्य पटलिका क्यों कहते हैं? कि यह दो कोशिकाओं के बीच एक स्तर के रूप में पाई जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको मध्य पटलिका कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए, तो यहां पर मैंने इस मध्य पटलिका को ब्लू कलर की जो एक लाइन दिख रही है इसके द्वारा व्यक्त किया है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं यहां पर इस डायग्राम में ये ब्लू कलर की लाइन चारों ओर इस कोशिका के सबसे बाहरी स्तर के रूप में देखी जा रही है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, तो ये आपकी यहां पर कोई दूसरी कोशिका होगी, यहां पर कोई दूसरी कोशिका होगी, यहां पर दूसरी कोशिका होगी, तो इस कोशिका के बीच में इस कोशिका मतलब दो कोशिकाएं हो गई ना। तो यहां कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं को या सभी कोशिकाओं के मध्य यह एक परत के रूप में पाई जाती है, जिससे अपन क्या कहते हैं? मध्य पटलिका कहते हैं। यह मध्य पटलिका जो है बच्चों कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट के द्वारा मिलकर बनी होती है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि कच्चे फलों के अंतर्गत दृढ़ रूप में पाई जाती है तथा जो पके फल होते हैं उनके अंतर्गत यह एक लचीले स्तर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा जैसे कि फिलहाल आम का सीजन चल रहा है, तो आम हम देखते हैं कि जब वो कच्चा होता है तो कठोर होता है, ठीक है, और जब वो पक जाता है तो एकदम लसलसा हो जाता है। आई क्या बात समझ में? तो इसी प्रकार से अधिकांश फलों के अंतर्गत या सभी फलों के अंतर्गत जब वो क्या होते हैं? कच्चे होते हैं, तो उस समय यह मध्य पटलिका एक कठोर स्तर के रूप में होती है, जबकि वो पक जाते हैं तो एक लचीले स्तर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आया क्या समझ में? यहां पर इसी को किसको? पूरे इस कोशिका के आवरणों को इस दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इस डायग्राम के साथ साथ हम इस डायग्राम को लेकर भी यहां चलेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां हमने ये देख लिया क्या कि मध्य पटलिका सबसे बाहरी स्तर के रूप में पाई जा रही है। उसके अंदर की ओर जो स्तर पाया जा रहा है वो होता है बच्चों कौन सा? प्राथमिक कोशिका भित्ति का। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैंने ये लिखा हुआ है कि जो ब्लैक स्तर के रूप में यहां दिखाई दे रहा है आपको, तो सबसे बाहरी तो क्या हो गई? नीले कलर की लाइन क्या है? वो मध्य पटलिका। इसके बाद ये आप देख रहे हैं काले कलर का स्तर दिखाई दे रहा है चारों ओर, तो ये काले कलर का जो स्तर यहां दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों? प्राथमिक कोशिका भित्ति है। तो ये क्या नीले कलर से अंदर की ओर है। नीला कलर क्या किसको व्यक्त कर रहा है? मध्य पटलिका को। तो उसके अंदर कौन सा है? काला। तो अपन ये कह सकते हैं इसी डायग्राम के अनुसार भी कि मध्य पटलिका के अंदर की ओर का स्तर होता है कौन सा? प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्लियर? इसके बाद अगले स्तर की बात करें तो ये बच्चों आप यहां 3 लाइनों के रूप में नीले कलर में देख रहे हैं। तो यहां पर ये इसको मैंने व्यक्त किया हुआ है कि पहले नीले कलर की लाइन क्या है? S1, दूसरा स्तर S2, तीसरा स्तर S3।
तो जैसा कि मैंने आपको यहां बता रखा है कि सेकेंडरी सेल वॉल अर्थात द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है वह 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है, S1, S2, S3। तो यहां हम इनको इस डायग्राम के अंतर्गत देख सकते हैं कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है और प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर ये 3 स्तरों के रूप में क्या है बच्चों, द्वितीयक कोशिका भित्ति है। और इस द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंतर्गत यहां पर S1, S2 और S3 व्यक्त किए हुए हैं। अब इन्हीं दोनों स्तरों को यहां हम इस डायग्राम के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ 2 सेल वॉल अर्थात 2 कोशिका भित्ति का लंबवत काट है। आया क्या समझ में? ये कैसा है? अनुप्रस्थ काट है कोशिका का। तो इसमें जैसे कि यहां पर ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, तो अब हम इसका यूं खड़ा काट लेंगे तो यहां पर कोशिका भित्ति होगी, यहां पर कोशिका भित्ति होगी, तो उन दोनों कोशिका भित्तियों का डायग्राम जो है किस प्रकार से आएगा? इसी प्रकार से आएगा ना, लंबवत रूप में। तो उसी को हम यहां पर समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 3 स्तर, 2 स्तर और ये 2 स्तर। तो ये माना कि ए कोशिका है, ये माना कि बी कोशिका है। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या पाई जा रही है बच्चों? मध्य पटलिका पाई जा रही है। तो देखिए, ये नीले कलर से बीचों बीच में मैंने जो व्यक्त कर रखा है, ये क्या है? मध्य पटलिका है। ये ए कोशिका की कोशिका भित्ति एक तरफ बी कोशिका की कोशिका भित्ति पाई जाएंगी। तो दोनों के बीच में क्या है? मध्य पटलिका। अब मैंने आपको बताया था कि जो मध्य पटलिका है उसके अंदर की ओर, तो इधर बी की तरफ चलेंगे तो ये पहले स्तर पड़ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? प्राथमिक कोशिका भित्ति। और इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद दूसरा स्तर पड़ रहा है, कौन सा? द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ये आप देखिए 3 स्तर के रूप में S1, S2, S3। तो ये 3 स्तर द्वितीयक कोशिका भित्ति के रूप में पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से इधर अगर हम चलते हैं कोशिका ए की तरफ, तो वही क्रम रहता है कि ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये द्वितीयक कोशिका भित्ति और इसके 3 स्तर S1, S2 और ये S3। बोलो, आया क्या समझ में? अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे यहां पर ये द्वितीयक कोशिका भित्ति तक यहां पर इसमें कोशिका के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। अब तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति जो है वो बच्चों केवल जिम्नोस्पर्मी पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। किनके अंतर्गत पाई जाती है बच्चों? जिम्नोस्पर्मी पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। और यह जिम्नोस्पर्मी पादपों के अंतर्गत एक कोशिका के कोशिका द्रव्य को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से जोड़ने का काम करती है, इस प्रकार से, जो कि एक नलिकाकार संरचना के रूप में होती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से वो कोशिका, जैसे कि ये एक कोशिका हो गई और इधर ये दूसरी कोशिका हुई, तो यहां पर यह इस एक कोशिका के साइटोप्लाज्म को बी कोशिका के साइटोप्लाज्म से जोड़ने का काम करती है, जिसका हम यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। तो तृतीय कोशिका भित्ति इट मींस प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि केवल जिम्नोस्पर्मी पादपों के अंतर्गत ही पाई जाती है। और इसका काम क्या है? एक कोशिका के कोशिका द्रव्य को क्या आपस में जोड़ना तथा जल संवहन के अंतर्गत सहयोग प्रदान करना, ये इसका क्या है बच्चों? तृतीय कोशिका भित्ति का एक तरह से काम है। बोलो, आई क्या बात समझ में? अब देखिए, इसमें हम और थोड़ा सा समझते हैं क्या कि हमने अभी आपको ये नहीं बताया कि इनकी प्राथमिक और द्वितीय कोशिका भित्ति की प्रॉपर्टीज क्या है, इनके मध्य विविधता क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहां देखते हैं प्राथमिक की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक की। तो
तो प्राथमिक कोश का भित्ति जो है बच्चों, यह एक पतला और लचीला स्तर होता है। कैसा होता है? पतला व लचीला स्तर होता है बच्चों। ठीक है, तो प्राथमिक कोश का भित्ति जो है वह इन पादप कोशिकाओं के अंतर्गत एक पतला व लचीला स्तर होता है, जबकि जो द्वितीयक कोश का भित्ति होती है यह एक कठोर, मोटा, ठीक है, कठोर व मोटा स्तर होता है, जिसके अंतर्गत अनेक पदार्थों का जमाव भी पाया जाता है, जिसके अंतर्गत अनेक पदार्थों का जमाव भी पाया जाता है, जैसे कि गोंद, टैनिन, रेजिन, सिलिका आदि पदार्थों का इस द्वितीय कोशिका भित्ति के अंदर जमाव देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी किसके बारे में बात? द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में। कि द्वितीय कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका का दूसरा स्तर होता है, जो कि एक कठोर, मोटा स्तर होता है, मजबूत स्तर होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अनेक पदार्थों का जमाव भी पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे कि टैनिन है, गोंद है, मोम है, सिलिका है आदि पदार्थ होते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका क्या? द्वितीय कोशिका भित्ति। और तृतीय कोशिका भित्ति के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कहां पाई जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो आपको बताया कि तृतीय कोशिका भित्ति को हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये हुई आपकी कोशिका भित्ति की संरचना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोशिका भित्ति की संरचना के बाद आगे बात करते हैं इनके कार्य की, कि आखिर कोशिका भित्ति के कार्य क्या हैं। तो कोशिका भित्ति का कार्य एक तो हम ये सभी स्पष्ट रूप से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कोशिका भित्ति जो है बच्चों, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, इट मीन्स यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, क्या होता है? यह सुरक्षात्मक आवरण होता है। अगला, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। कोशिका को एक क्या निश्चित आकार प्रदान करता है। तथा अगला हो गया कि यह अंतरकोशिकीय संवहन करता है। क्या करता है बच्चों? अंतरकोशिकीय संवहन करता है। किससे? ये आपको बात समझ में नहीं आई होगी, याद नहीं आया होगा, जबकि मैं इसका आंसर बता चुका हूं।